जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल देव जोशी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे परिवेश के पदार्थ। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की प्रकृतियाँ क्या होती है और पदार्थ को कैसे वर्गीकरण किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस एक वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर, जैसा कि लिखा हुआ है, पदार्थ किसे कहते हैं तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ आयतन एवं द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। तो कोई भी वस्तु है वो वस्तु कुछ न कुछ जगह को घेर के रखती है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वह जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। और दोस्तों, अगर बात करें द्रव्यमान का, तो कोई भी वस्तु अगर है तो उसमें कुछ न कुछ वजन होता है, उसका कुछ न कुछ अपना भार होता है, जो द्रव्यमान कहलाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो स्थान घेरता है जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो और साथ ही साथ क्या करे तो वो अवरोध उत्पन्न करे। अगर कोई वस्तु है तो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उस वस्तु को या तो धक्का लगाना पड़ता है या फिर खींचकर लाना पड़ता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वस्तु अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो परिभाषा से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वस्तु जो कुछ न कुछ स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो और साथ ही साथ द्रव्यमान हो और वह अवरोध उत्पन्न करे, तो वो पदार्थ होता है। तो ये हम जान गए पदार्थ क्या होता है। इसके बारे में जानते हैं पदार्थों की प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों, ये सारा का सारा पदार्थों की प्रकृति है कि पदार्थों का पदार्थ कणों का बना होता है। साथ ही साथ पदार्थ का जो कण होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। इतना छोटा होता है पदार्थ के कण की हम अनुमान में भी नहीं लगा सकते कि कितना छोटा हो सकता है। इसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। पदार्थ का कण अनवरत गतिशील होता है, यानी कि पदार्थ के अंदर जो कण होता है वो कण आपस में एक दूसरे स्थान पर गमन करते रहता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। चौथा पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। मान लीजिए इतना बड़ा अगर कोई पदार्थ है, यह पदार्थ कणों का बना होता है, इसे पहले हम बता चुके हैं। तो बात करें कि पदार्थ कणों का बना होता है इस प्रकार से, कुछ एक कण यहाँ एक कण यहाँ, इस प्रकार से ढेर सारा कण इस पदार्थ में है। तो इस पदार्थ का जो कण है, ये वाला कण और ये वाला कण, ये दोनों कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिस आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। साथ ही साथ इन पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। इन खाली स्थान को बोला जाता है अंतरानुक स्थान। क्या बोला जाता है? अंतरानुक स्थान। तो ये हो गई पदार्थों की प्रकृति। पदार्थ किसे कहते हैं वो समझा दिए हैं, साथ ही साथ पदार्थों की प्रकृति क्या होती है वो भी समझा दिए हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है, आप आसानी से कुछ समझ सकते हैं कि पदार्थ को दो आधार से वर्गीकृत किया गया, एक भौतिक संरचना के आधार पर और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। वही रासायनिक संरचना के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आगे चल के तत्वों को तीन भागों में बांट दिया है, जिसे धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं और उपधातु कहते हैं। उसके बाद यौगिक को भी दो भागों में बांट दिया है, एक को बोलते हैं कार्बनिक, एक को बोलते हैं अकार्बनिक। और मिश्रण को भी जाके दो भागों में बांट दिया, इसको बोलते हैं समान और विसमान। तो दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। तो अब हम लोग समझेंगे भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ जो ठोस, द्रव और गैस है, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें।
तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ जो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में जानेंगे। ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ठोस पदार्थ का जो आकृति होता है और जो आयतन होता है वो दोनों ही निश्चित होता है। कैसे हम लोग पता करेंगे, तो अगर बात करें लकड़ी का, तो लकड़ी एक ठोस पदार्थ है। लकड़ी एक ठोस पदार्थ है, वो जहाँ पर भी रखेंगे जितना बड़ा लकड़ी होगा वो उतना ही स्थान घेर सकता है। साथ ही साथ उसका जो आकार है वो जिस शेप में है, जिस आकार में है, वो उसी आकार में रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी ठोस पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। वही बात करें अगर द्रव पदार्थ का, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। कैसे विश्वास कर रहे हैं, आगे बताते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इन तीनों के बारे में वो भी समझ सकता है। तो एक चीज है कि ठोस पदार्थ, तो दोस्तों ठोस पदार्थ क्या होगा, तो ठोस पदार्थ न हिलेगा, न ही डोल सकता है। द्रव पदार्थ बहने लगेगा, उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और गैस की बात करें तो गैस पदार्थ उड़ सकता है। तो जो हिल न सके, डोल न सके, वो ठोस कहलाता है। जो बह जाए द्रव कहलाएगा, जो उड़ जाए गैस कहलाएगा। इन दोनों की प्रकृति में बात करें तो तीनों की प्रकृति अलग अलग है। सभी के बारे में जानेंगे बारी बारी से। तो ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लकड़ी एक ठोस पदार्थ है। लकड़ी एक ठोस पदार्थ है। लकड़ी जिस शेप यानी कि जिस आकार में रहेगा उसका आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बात करें हम इस मार्कर का, तो ये मार्कर एक ठोस पदार्थ है। यह जिस आकार में है वो उसी आकार में रह सकता है। साथ ही साथ यह जितना जगह घेरेगा सिर्फ उतना ही ये घेर के रख सकता है। इसके अलावा बाहर के एरिया को ये नहीं घेर सकता है। तो यह वस्तु जितना जगह घेरा है यह उसका आयतन हो गया। साथ ही साथ यह जिस आकार में है उसका यह आकार हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका आकार निश्चित है कि भाई यह इतना मोटा है, जितने मोटा रहेगा और मोटा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ ये जितना जगह अभी घेर रहा है, अगर इसको यहाँ से हटा के किसी और जगह पर भी रखेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा जितना जगह यह पहले घेर रखा था। इसका मतलब ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। बात करें द्रव पदार्थ का, तो द्रव पदार्थ एक पानी है। द्रव पदार्थ एक पानी है। इसका आकार अनिश्चित होता है। मान लीजिए अगर 1 लीटर हमको पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेंगे, उसको एक गमला में रख देंगे, वो गमला के आकार का हो जाएगा। अगर उसको हम बड़ा सा गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर मतलब उसका आयतन हो गया। और आकार का बात करें तो उसको गमला में रखे तो गमला का शेप ले लिया, गिलास में रखें तो गिलास का शेप ले लिया, अगर किसी बाल्टीन में रख देंगे तो वो बाल्टीन का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव पदार्थ का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। बात करें गैस का, तो गैस का तो न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। कैसे मान ले, तो मान लो सपोज दैट कि हम लोग खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज करते हैं। वो एक प्रकार का गैस है। उस गैस को क्या करना है, उसका सिलेंडर को दबा देना है और गैस को बाहर निकाल देना है। गैस को जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, वो जितना मान लो अगर 1 केजी है तो 1 केजी ही स्थान उसको घेरना चाहिए। लेकिन करेगा क्या, अगर उसको एक रूम में छोड़ दिया जाए तो अपने आप में कहेगा ये पूरा रूम हमरे होल लो, पूरा रूम में फैल जाएगा ससुरा। इसका मतलब इसका ना तो आकार निश्चित रहता है ना ही आयतन निश्चित रहता है। तो गैस पदार्थ का ना तो आकार निश्चित होगा ना ही आयतन निश्चित होगा। यहाँ से हम तीनों की प्रकृति अलग अलग समझ में आ चुके हैं कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर बात करें गैस का, तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। सभी की प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक प्रकृति समझ में आ गया। ठोस पदार्थ का जो आकार और आयतन होता है वो दोनों ही निश्चित होता है। बात करें द्रव का, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दूसरा बात करें तो ठोस पदार्थ में जो कणों के बीच
खाली स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। मान के चलिए ये ठोस पदार्थ है, इनके कण जो होंगे, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरानुक स्थान। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं ठोस पदार्थ का जो अंतरानुक स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। अंतरानुक स्थान कम होता है। अगर बात करें द्रव में, तो द्रव में अंतरानुक स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। ठोस से ज्यादा होता है। और बात करें गैस का, गैस में अंतरानुक स्थान सबसे ज्यादा होता है। अगर तीनों में अंतरानुक स्थान समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझ लीजिए कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है, उन खाली स्थान को अंतरानुक स्थान कहा जाता है। ठोस पदार्थ के कण बहुत ही नजदीक होने के कारण इन ठोस पदार्थ का अंतरानुक स्थान बहुत कम होता है। और बात करें द्रव का, तो द्रव पदार्थ का जो कण होता है वो काफी दूरी पर होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा दूरी पर होता है, इसलिए इसका अंतरानुक स्थान ठोस से ज्यादा होता है। बात करें गैस का, तो गैस के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है वो काफी दूर होता है, काफी ज्यादा दूरी होता है। मतलब एक कण ईर घाटे में तो एक कण वीर घाटे में होता है, इसीलिए दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली जगह, वो बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस का अंतरानुक स्थान सबसे ज्यादा होता है। अब बात करें आकर्षण बल का, तो ठोस पदार्थ के कण बहुत नजदीक होने के कारण इनमें जो आकर्षण बल होता है, अपने ओर खींचने की जो बल होती है, उसे आकर्षण बल कहा जाता है। और यह आकर्षण बल ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है। अगर द्रव की बात करें तो द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में तो बहुत ही कम होता है। सीधा हम बोल सकते हैं कि गैस में अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर होता है। अगर ठोस में बात करें तो ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल मजबूत होता है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल मजबूत होता है। अगर द्रव का बात करें तो इसमें जो अंतरानुक आकर्षण बल होता है ठोस से कम होता है। और गैस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। मतलब दो कणों को परस्पर खींचने की जो शक्ति होती है, दो कणों को परस्पर खींचने का जो बल होता है वो गैस में बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि इनके कण एक दूसरे से काफी दूरी पर होता है, इसलिए इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। बात करें ठोस का, तो ठोस का जो कण होता है वो बहुत नजदीकी में रहता है, जिसके कारण इनके कणों के बीच आकर्षण जो बल होता है वो काफी मजबूत होता है। बहुत ही मजबूती से ये अपने कणों को अपनी ओर खींच के रखता है। इसीलिए ठोस पदार्थों में जो अंतरानुक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है। द्रव पदार्थ में ठोस की तुलना में थोड़ा कम मजबूत होता है और गैस में तो बहुत ही कमजोर होता है। इसके बाद ठोस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है, यानी कि ठोस पदार्थ ज्यादा घना होता है। घना होने का कारण भी है पदार्थ के कण, क्योंकि पदार्थ का कण बहुत ही नजदीक होने के कारण ठोस पदार्थ ज्यादा घना होता है। तो घना को ही बोलते हैं घनत्व। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। द्रव पदार्थ का जो घनत्व होगा, द्रव पदार्थ का घनत्व
ठोस से भी कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा इससे ज़्यादा कम घना होता है। और बात करें गैस का, तो गैस का घनत्व बहुत ही कम होगा, क्योंकि गैस घना नहीं होता, ये बिखरा हुआ होता है, घनत्व बहुत कम होता है। इसी तरह से दोस्तों और भी चीज़ें इसमें है जो समझने के लिए बाकी है। अभी स्पेस भी कम पड़ रहा है, तो फिलहाल इसका एक एक्सक्यूज लीजिए आप लोग, तब तक और आगे देखते हैं।